नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। राज्यसभा में विपक्ष की नारेबाजी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना सीना ठोकते हुए कहा कि पूरा देश देख रहा है, एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने करीब 1.5 घंटे के भाषण में गांधी नेहरू परिवार पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि जनता के पसीने और पुरुषार्थ से बना यह देश किसी एक परिवार की जागीर नहीं है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के साथ खड़े क्षेत्रीय दलों को इतिहास की याद दिलाते हुए कहा कि इसी कांग्रेस ने सत्ता में रहते 90 बार चुनी हुई सरकारें गिराई है। उन्होंने सभी दलों से देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ न करने के लिए आगाह करते हुए कहा कि कर्ज लेकर घी पीने का नतीजा पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में दिखाई दे रहा है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि उन पर नेहरू की अनदेखी का आरोप लगता है, लेकिन उनकी अपनी ही पीढ़ी का कोई शख्स उनका सरनेम इस्तेमाल क्यों नहीं करता। यहाँ ये भी कहा गया कि सरकार की योजनाओं को उनके नामों को लेकर के आपत्ति उठाई। कुछ लोगों को ये भी परेशानी है कि नामों में कुछ संस्कृत टच है। बताइए, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते रहते हो, कुछ लोगों को समझना होगा ये सदियों पुराना देश सामान्य मानवी के पसीने और पुरुषार्थ से बना हुआ देश, जन जन की पीढ़ियों की परंपरा से बना हुआ देश है। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए समस्याओं का स्थायी हल ढूंढने की कोशिश नहीं की और देश पे गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नींव का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। देश की जनता देख रही थी कि समस्या का समाधान कितना बड़ा लाभ कर सकता है, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज अलग थी, उनके इरादे अलग थे और उसके कारण किसी भी बात का परमानेंट सॉल्यूशन का प्रयास नहीं किया। आदरणीय सभापति जी, हमारी सरकार की पहचान जो बनी है वो हमारे पुरुषार्थ के कारण बनी है। एक के बाद उठाए गए कदमों के कारण बनी हुई और आज हम परमानेंट सॉल्यूशन की दिशा में आगे बढ़ते रहे हैं। पीएम मोदी ने सहयोगी संघवाद की विचारधारा का भी समर्थन किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की लेफ्ट, एनसीपी, डीएमके जैसी सहयोगी पार्टियों को याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी ने अपने राज में 90 राज्य सरकारों को गिरा दिया था। वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? इतना ही नहीं सभापति जी,
प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। 50 बार सरकारों को गिरा दिया। केरल में आज जो लोग इनके साथ खड़े हैं, जरा याद कर लीजिए, थोड़ा बार माइक लगा दीजिए। केरल में वामपंथी सरकार चुनी गई, जिसे पंडित नेहरू पसंद नहीं करते थे। कुछ ही कालखंड के अंदर चुनी हुई पहली सरकार को गर्व है। आज आप वहां खड़े हैं, आपके साथ क्या हुआ था जरा याद कीजिए। पीएम मोदी ने कहा कि जनता बार बार कांग्रेस को नकार रही है, फिर भी कांग्रेस साजिश से बाज नहीं आ रही। हम देश को विकास का ये मॉडल दे रहे हैं, जिसमें हितधारक सबको उनके हक मिले। देश हमारे साथ है। कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं, और जनता ये देख भी रही है और उनको हर मौके पर सजा भी देती रही। विपक्ष के लगातार हमलों पर पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष केवल कीचड़ उछालने में लगा है, और वो जितना कीचड़ उछालेंगे कमल उतना ही खिलेगा। कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छाई है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। पीएम मोदी ने आज राज्यसभा में यह भी कहा कि पूरा विपक्ष उनसे लड़ रहा है, लेकिन वो अकेले ही पूरे विपक्ष पर भारी पड़ रहे हैं। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, घंटे भर से आवाज की जवाब देता है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी दलों से राजनीति के लिए देश की आर्थिक सेहत को नुकसान न पहुंचाने की अपील की। उन्होंने पाकिस्तान और श्रीलंका का हवाला देते हुए कहा कि कर्ज लेकर घी पीने के चक्कर में पड़ोसी देश किस तरह बर्बाद हो गए, ये पूरी दुनिया देख रही है। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हुआ है। अनाप शनाप कर्ज लेकर के किस प्रकार के देशों को डुबो दिए गए। आज हमारे देश में भी तत्कालीन लाभ के लिए अगर भुगतान करेगा तो आने वाली पीढ़ी करेगी। हम तो कर्ज करो घी पियो वाला खेल आने वाला देखेगा। ये कुछ राज्यों ने अपनाया है, वो उनका तो तबाह कर देंगे, देश को भी बर्बाद कर देंगे। अब देश अब कर्ज के तले दबते जा रहे हैं। ये देश आज दुनिया में उनको कर्ज देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये मुसीबतों से गुजर रहे हैं। मैं राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, दलों के विषय में एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी हो सकती है, लेकिन देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप ऐसा कोई पाप मत कीजिए
जो आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले और आज अपना मौज कर ले और बच्चों के नसीब में बर्बादी छोड़ के चले जाए, ऐसा करके न जाए। एक मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि भाई अब ठीक है, मैं तो निर्णय करता हूं, अभी मुसीबत मुझे कहां आएगी, 2030-32 के बाद आएगी, जो आएगा वो भुगतेगा। क्या कोई देश ऐसे चलता है क्या? लेकिन ये जो वृत्ति बन रही है वो बहुत चिंता का विषय है। आदरणीय सभापति जी, देश की आर्थिक सेहत के लिए राज्यों ने भी अपनी आर्थिक सेहत के संबंध में डिसिप्लिन का रास्ता चुनना पड़ेगा। तुर्की और सीरिया में आए जबरदस्त भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 16,000 से भी ज्यादा हो गई है। तुर्की में अब तक 12,873 लोगों की मौत हुई, वहीं सीरिया में 3,162 लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की में बर्फबारी से राहत और बचाव कार्यों में काफी मुश्किल आ रही है। तुर्की के कहराम नमारस शहर में भी जबरदस्त तबाही हुई और लोग सरकार से बहुत नाराज हैं। लोगों का कहना है कि हम अपने परिजनों को मलबे से नहीं निकाल पाए, यहां कोई सरकारी अधिकारी आया ही नहीं। इस बीच 3 बच्चों को एक साथ बचा लिया गया, जिसकी मार्मिक तस्वीरें सामने आई हैं। और हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह तुर्की पहुंचे हैं, वहां के ताजा हालात की जानकारी दे रहे हैं। भूकंप ने टर्की और सीरिया में भारी तबाही मचाई है। खासतौर पे टर्की में जो तबाही वाले इलाके हैं इस्तांबुल शहर से तकरीबन 1000 से 1200 किलोमीटर दूर हैं और उस इलाके में चलकर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से तबाही हुई है। लेकिन जो अभी तक की जानकारी आ रही है उसके मुताबिक तकरीबन 15,000 लोगों की मौत अकेले टर्की में हुई है। सीरिया में जो मौत की तादाद है वो भी 3-4 हज़ार के आसपास बताई जा रही है। कुल मिला के 17-18 हज़ार लोगों की जान जो है वो अब तक जा चुकी है। ये 1939 में जो भूकंप आया था टर्की में, जिसमें कि 33,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी, उसके मुतल्लिक ही और उसी बराबर की तबाही का जो भूकंप है वो माना जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि जो मौसम है यहाँ पे वो काफ़ी ख़राब है, बर्फबारी हो रही है। -5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो गाजियान्टेप में है और वहाँ जिनके घर तबाह हो गए हैं, जिनकी बिल्डिंग्स टूट गई हैं, वो खुले आसमान के नीचे रहने को बाध्य हैं और ऐसे में उनकी जान को खतरा इस बात को लेकर है कि अगर जल्द से जल्द उनको शेल्टर ना दिया गया तो ठंड की वजह से उनकी जान जा सकती है। एक अहम बात यह है कि राष्ट्रपति अर्दोगान ने माना है कि कमियां रही हैं, जो राहत और बचाव कार्य हुआ है उसको लेकर जो एक भूकंप टैक्स लगाया गया था उसमें जो कई बिलियन डॉलर जो इकट्ठा किए गए थे उसको लेकर भी सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार वो पैसा कहाँ है और राहत और बचाव कार्य पे उसको क्यों नहीं खर्च किया जा रहा है। तो अपोजिशन पार्टी जो है वो राष्ट्रपति को घेरने की कोशिश में है। अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति अर्दोगान जो हैं वो गाजियान्टेप में थे जहां पर सबसे ज़्यादा तबाही हुई है और वहां उन्होंने राहत और बचाव कार्य की समीक्षा करने की कोशिश की है। जहां तक सीरिया की बात है तो सीरिया ने यूरोपीय यूनियन से रिक्वेस्ट की है कि उनको राहत सामग्री पहुंचाई जाए। बहुत सारे सैंक्शंस जो हैं वो सीरिया पे लगे हुए हैं। हालांकि मानवीय आधार पे यूरोपीय यूनियन जो है वो वहां राहत और जो बचाव है उसके दल को भेजने की तैयारी कर ली है। राहत भेजा भी जा रहा है। भारत ने भी 6 टन राहत सामग्री सीरिया भेजी है। कई खेप जो है वो टर्की को भारत भेज चुका है और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो राहत और बचाव काम में लगे हुए हैं। आर्मी यहाँ पे फील्ड हॉस्पिटल जो है वो बनाई है और ताकि घायलों को इलाज दिया जा सके। तो एक तो मौसम की मार और ऊपर से ये जो भूकंप की तबाही जो है वो यहाँ की लोगों की ज़िंदगी को दुश्वार किए हुई है और हम आपके लिए और ज़्यादा रिपोर्ट लेकर आते रहेंगे, ख़ासतौर पर उन इलाकों से जहाँ पे तबाही सबसे ज़्यादा हुई है।